आओ कुछ फ़लसफ़े अनकहे से कहे, कुछ किस्से तुम कहो, कुछ कहानियाँ हम कहे। आप देख रहे हैं द डैनी शो, किस्से कहानियाँ। वो ईमानदार नेता जिसे ईमानदारी निभाने तक की सज़ा मिले, भारत सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रहे, हिमाचल प्रदेश में 2 बार रहे मुख्यमंत्री शांता कुमार जी आज हमारे साथ मौजूद है इस शो में। शांता कुमार जी का किस्से कहानियों में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो हम शुरू करेंगे थुरल तहसील के गांव गर्जमूला के। गर्जमूला में आपका जन्म हुआ, तो गर्जमूला में जब आपका जन्म हुआ उसके बाद जब आप जेल गए थे, उस दौरान की चीज़ें तो अखबारों में, मीडिया में काफ़ी बाहर आई है, पर उससे पहले का आपका जीवन कैसा था? देखिए, जन्म तो मेरा गर्जमूला में हुआ था जी, लेकिन मेरे पिताजी पोस्ट मास्टर थे जी, इसलिए जन्म के कुछ दिन के बाद ही मैं अपने परिवार के साथ चला गया था। और मेरे बचपन के दिन मनाली, बैजनाथ, पपरोला, पालमपुर, जी, और मैं जब चौथी में पढ़ता था, 5वीं में, तब भवारना में पिताजी थे। जी, तो उसमें भी पिताजी बीमार हुए, उनको स्वर्गवास हो गया। और उनका जो स्वर्गवास हुआ तो वो हमारे जीवन के अंदर, परिवार के जीवन के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन था, क्योंकि अच्छा भला परिवार और पोस्ट मास्टर उस वक्त एक बहुत बड़ा पद था, तो हम बड़ा संपन्न जीवन जी रहे थे। जी, लेकिन एकदम पिताजी के स्वर्गवास के बाद फिर हमारी माँ हमको लेकर गर्जमूला आ गई। जी, तो गर्जमूला के गांव के अंदर जब हम आए, मुझे आज भी याद है कि फिर स्कूल थुरल 5वीं में, गर्जमूला से 5 किलोमीटर। जी, तो वो दिन जो है वो बड़ी हैरानी के क्या हो गया, कहाँ तो हम पोस्ट मास्टर और वो नौकर ये वो, और कहाँ सुबह उठ करके पानी का घड़ा बॉडी से लाना, वहीं पर नहाने की मजबूरी, बाथरूम देखा नहीं, और फिर आकर एकदम दौड़ते दौड़ते हमारी माँ हमारे रात का भटूरा बांध देती थी 5 किलोमीटर पैदल। जी, वो समय सबसे कठिन समय था, लेकिन मेरा एक सौभाग्य था जी, जी, कि हमारी माँ गीता पढ़ती थी। जी, और मुझे याद है गीता प्रेस की गुटका गीता, तो माँ ने मजबूर किया कि गीता पढ़ो, गीता पढ़ो, गीता पढ़ा करो, पढ़ा करो। अब उस बचपन में गीता क्या पढ़ता था। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन सौभाग्य था कि थुरल का स्कूल उन दोनों सनातन धर्म स्कूल होता था। अच्छा, अच्छा, और उस स्कूल में सुबह प्रार्थना के बाद गीता का श्लोक जी, पढ़ करके शास्त्रीय अध्यापक जो थे वो पढ़ते थे, अर्थ बताते थे। जी, तो अर्थ क्या समझ आता था, लेकिन सुनते जरूर थे। गीता के प्रति मेरा आकर्षण हुआ, और मैं आपको बताऊं मेरे जीवन का आदर्श रहा गीता और विवेकानंद। जी, और गीता माँ ने शुरू कराई। जी, और फिर वहाँ पर कुछ दिन के बाद एक अध्यापक आए, श्री सुरेंद्र मोहन उनका नाम था, और हफ्ते में 1 या 2 दिन गीता के श्लोक के बाद वो आ जाते थे और वो उसकी व्याख्या करते थे। आज भी मुझे याद है उनकी व्याख्या का, और वहाँ पर वो जो सारा उस विषय पर वो बहुत देर बोले कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि तू तो सिर्फ कर्म कर सकता है, जी, फल तेरे हाथ में नहीं, फल भगवान के हाथ में। जी, उसको मुझे उन्होंने एक्सप्लेन किया कि भाई आप जिंदगी में सुख प्राप्त करते हो, लेकिन कभी दुख आ जाता है तो आपने कुछ गलत नहीं किया, इसके बाद भी दुख आएगा, वो आपको बर्दाश्त करना है। जी, वो एक प्रेरणा जो गीता की मिली वो मेरे जीवन का रहा। और उसके बाद फिर मैं समझता हूँ कि थुरल स्कूल में सारी पढ़ाई करने के बाद फिर मैं अध्यापक रह गया वहाँ पर। ये हुआ ये कि मैं थुरल स्कूल में मैट्रिक किया, जी, और थुरल स्कूल में ही मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में जी, जी, जब आपके सिस्टर की शादी का कुछ आपके घर पे चर्चा चल रही थी कि वो करना भी बहुत ज़रूरी है, जिम्मेदारियाँ भी हैं। कि मैं देखिए वो संपर्क में आया, और संपर्क में आने के बाद एकदम मन में आया कि ये जीवन मुझे देश के लिए अर्पित करना है। जी, और मैं मैट्रिक करने के बाद घर छोड़ करके संघ का प्रचारक बन करके कांगड़ा आ गया। जी, मैं संघ का प्रचारक बन गया। माँ बहुत परेशान, माँ बहुत परेशान।
तो मैं घर बिल्कुल नहीं आता था। और मैं सच कहूँ उस वक्त मन ये था कि मैं जीवन भर परिवार घर कुछ न बनाकर केवल संघ के प्रचारक के रूप में काम करूँगा। जी। बहुत शायद 6-8 महीने के बाद एक बार माँ ने संदेश भेजा, शायद बीमारी में कि आके मिल तो जाओ। अच्छा तो मैं जब घर आया तो माँ ने मेरी बहन को खड़ा किया, ये देखो तुम्हारी बहन है, तुम्हारे पिताजी चले गए, इसकी शादी कौन करेगा। बड़े भाई कॉलेज में थे उन दोनों। मैं द्रवित हो गया। और उसके बाद में आकर मैंने मेरे प्रचारक को कहा कि मैं 2 वर्ष के लिए घर जाऊंगा छुट्टी लेकर के, फिर दोबारा प्रचारक आ जाऊंगा। जी। अब घर तो मैं आ गया, करूं क्या। जी। तो मेरे पिताजी के मित्र पंडित अमानाथ सनातन धर्म स्कूल चलाते थे, मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे बैजनाथ के नज़दीक कृष्ण नगर नाम का एक, और 17 दिन अध्यापक लगे हुए थे, कश्मीर आंदोलन शुरू हो गया। जी। जी। तो मुझे आज भी याद है, श्री देवराज्य संघ के प्रचारक होते तो वो आए, कह लेंगे तुमको जिले कांगड़ का जत्था लेकर सत्याग्रह करना है। 2 साल की छुट्टी लेकर आया हूँ, बहन की शादी करनी है। तो फिर कहने लगे, फिर बाद में कहा कि देखो हम संघ के स्वयंसेवक हैं, देश पहले, बाकी बाद में। तो 17 दिन के बाद हम सत्याग्रह करके जेल चले गए और 8 महीने जेल काट करके फिर मैं वापस आया। आपने हमें भगवत गीता का एक ज्ञान दिया, अपने बारे में थोड़ा हमें बताया। भगवत गीता के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अब आपसे हम जानना चाहेंगे राजनीतिक सफ़र के बारे में, क्योंकि आपका जो राजनीतिक सफ़र रहा है सर, वो हमारे भारत संविधान की जो सबसे छोटी प्रणाली है पंचायती राज। आप इमोशनल हो गए एक्चुअली। हम अपने आप को ग्लैड फील करेंगे कि आज हमने क्वेश्चन भी अचानक रोक दिया और आप इमोशनल हो गए। जी, तो हम शुरू करते हैं आपके राजनीतिक सफ़र के बारे में। आपका राजनीतिक सफ़र इतना बड़ा रहा है सर, कैबिनेट मिनिस्टर, एमपी, एमएलए, जिला परिषद, पंचायती राज से लेकर कैबिनेट मिनिस्टर और हिमाचल प्रदेश में 2 बार मुख्यमंत्री रहना। किस तरह की जर्नी रही आपकी इस राजनीति में? बहुत रोचक जर्नी रही जी। बहुत रोचक जर्नी रही, लेकिन बहुत संघर्षमय जीवन मुझे व्यतीत करना पड़ा। लेकिन स्वामी विवेकानंद को मैंने बचपन से पढ़ लिया था और दोनों के कारण मैंने 2 वर्ष प्रचारक रहा, फिर वो वापस आ गया, फिर पालमपुर में वकालत शुरू की। जी। तो पालमपुर में वकालत शुरू, उन्हीं दोनों पंचायत चुनाव हो गए। अच्छा जी। तो मुझे गांव के सब लोगों ने कहा कि आप अब वकील बन गए हैं, आप पंचायत के प्रधान बनिए। मैंने कहा देखो मैं वकालत करूंगा तो प्रधान का काम तो नहीं कर सकता, सोच विचार कर मैंने कहा मैं पंच जरूर बनूंगा। अच्छा जी। तो अब होता क्या कि हमारा जो गांव था उसमें यहाँ ब्राह्मण और यहाँ राजपूत, बीच में हरिजन। जी। हरिजन जिसके साथ जाते तो जीतता था। जी। तो वहाँ पर हम सारे नौजवान इकट्ठे हुए, तो हम पर गीता का असर भी, थोड़ा माँ के कारण आर्य समाज का असर भी। ऐसे लड़कों ने बात की, मैंने कहा बात सुनो, ये जो हरिजन बेचारे हैं ये प्रधान बनाने ये नहीं बन सकते। तो हम 2 लोगों ने कहा इस बार इनका बनाते हैं, और हम नौजवानों ने फैसला किया। तो हरिजन बस्ती में गए, तो जिसको कहें नाना बजी क्या गला कर दे, ना 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 बड़ी मुश्किल से सिकरू राम के एक व्यक्ति को हमने पकड़ा। क्या तू इस बार हमारा प्रधान? कहते ठीक है मैं तैयार हो जाता हूँ। उसको तैयार किया हमने, और सारे बुजुर्ग नादार सब हमसे नाराज़ होने लगे। लेकिन नौजवानों की ऐसी ज़बरदस्त टोली थी कि हमने फैसला किया, और घर घर जा कर के शिकरू राम शिकरू राम शिकरू राम शिकरू राम, और हमने शिकरू राम को पंचायत का प्रधान बना दिया। जिता ही दिया मतलब। शायद ज़िला कांगड़ा में पहला ये था कि जहाँ हरिजनों की आबादी बहुत कम थी, वहाँ शिकरू राम पंचायत का हमारा प्रधान। देखिए हालत ये थी, मेरे पिताजी के चाचा जी जिनको हम बाबा जी कहते थे, वो बाबा जी इतने गुस्से हुए कि मैं जब घर आया, पालमपुर से घर गया, तो मैंने माँ को कहा बाबा जी को, मैंने कहा मिलने मत जाना, बहुत डरा था तुमसे। मैं कहा नहीं मैं जाता हूँ। जब मैं गया वहीं खड़ा रहे, नज़दीक बताना मेरे। जी। और उनके शब्द थे, हमने सोचा था तू वकील बन गया है
हमारा सर ऊंचा करेगा, तूने मेरी नाक कटवा दी, दोबारा मत मिलना। अच्छा। मैं गया, उनके पैर छुए, उन्होंने बात नहीं की, पैर छुए, पैरों में बैठ गया। फिर मैंने थोड़ा थोड़ा उनको कहा कि हर व्यक्ति मनुष्य होता है, ये कहा, वो कहा, वो कहा, चला जा, मैं चला आया। तो काफ़ी दिन के बाद उन्होंने बात करनी शुरू की, लेकिन वो एक बड़ा सफल प्रयोग रहा और मुझे बहुत खुशी हुई। और पंचायत का हमने बहुत बढ़िया काम किया। उसके बाद चुनाव हुआ तो मैं पंचायत समिति का सदस्य बन गया। अच्छा। फिर चुनाव हुआ तो मैं ज़िला परिषद का सदस्य बन गया। फिर चुनाव हुआ कि ज़िला परिषद में हम जब आए तो 15, 20, 25 लोग थे हम सारे। तो हमने तय किया कि ज़िला परिषद में उन्होंने उस वक़्त कांग्रेस के लोगों ने एक कम्युनिस्ट को खड़ा कर दिया चेयरमैनशिप के लिए। तो देखिए उस युग में हमने सोचते सोचते रहे, कांग्रेस के एक ज़िला परिषद में सदस्य चुने गए थे रंजीत सिंह ऊना के, बड़े अच्छे व्यक्ति थे, मुझे कुछ लोगों में बहुत अच्छे। तो कांग्रेस और जनसंघ का समझौता हुआ वहाँ जी कि कांग्रेस को हमने अध्यक्ष नहीं बनने देना है, पहला समझौता हुआ। और दोनों का समझौता हुआ, मिले, चुनाव लड़ा। तो फिर ये तय हुआ कि रंजीत सिंह को ज़िला परिषद अध्यक्ष के चुनाव के खड़ा और मुझे खड़ा किया उन्होंने उप प्रधान के लिए। तो थोड़े दिन के बाद जब चुनाव लड़का तो उप प्रधान के लिए कम्युनिस्टों की तरफ से चौधरी अपना ज्योतिषी बिद्दू राम जी को खड़ा कर। ज्योतिषी बिद्दू राम उस वक़्त मशहूर ज्योतिषी थे गग्गल के। अच्छा जी। यानी सरदार कैरों की गाड़ी वहाँ खड़ी होती थी, वो उनके पास ज्योति लगाते थे। इतने बड़े बड़े लोग उनसे मिलने आए? हाँ, बड़े बड़े बहुत बड़े प्रसिद्ध ज्योतिषी थे। तो उन्होंने उनको खड़ा कर दिया। तो मुझे बहुत से लोगों ने समझाया, अरे भाई पागल है तू, नया नया राजनीति पैरा छोड़ दे, बिद्दू राम ज्योतिषी उसका। तो मुझे याद है हम नौजवान थे, एक हमारे मित्र थे वकील अभिमन्यु, आज वो दिल्ली में, क्या लगा इस बार साबित करेंगे वो ज्योतिषी है, हम ज्योतिषी लड़ेंगे। अब नौजवानों का काम था। चुनाव लड़े और मैं शायद एक वोट से जीत गया। अच्छा जी। हाँ, उनका ज्योतिष विफल हो गया। हमने मिल करके बहुत बढ़िया ज़िला परिषद चलाया। उसके बाद फिर चुनाव में, असेंबली में, वो सारी बात अलग है जी। 13 अक्टूबर 1999 में आप पहली बार कैबिनेट मिनिस्टर बने। उससे पहले भी आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, पर कैबिनेट मिनिस्टर, एज एन कैबिनेट मिनिस्टर किस तरह का सफ़र रहा? देश में निर्णय लेते वो देश के लिए होते, तो फिर वो एक पोजीशन और उस पोजीशन पर काम करना कैसा रहा सर? देखिए, मैं फूड मिनिस्टर बना, अटल जी प्रधानमंत्री थे और उस वक़्त देश में अनाज का उत्पादन बहुत ज़्यादा था जी। और जो ही मैं फूड मिनिस्टर बना उन्हीं दिनों एक सैंपल सर्वे की रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट में कहा था कि गरीबी के नीचे तो 26 करोड़ लोग हैं, लेकिन 5 करोड़ लोग लगभग रात को भूखे पेट सोते हैं। जी। तो वो रिपोर्ट मैंने पढ़ी, तो खैर तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जब फूड मिनिस्टर का सारा काम संभाला तो अनाज बहुत उत्पन्न हो, हम अपना उसका बर्बादी भी हमने बहुत सारी बंद कर दी, प्रोक्योरमेंट हमारी बहुत बढ़ गई, अनाज के भंडार भर गए। और एक दिन मुझे ख्याल है कि अनाज के भंडार भरे पड़े हैं और मैंने वो रिपोर्ट जिस दिन रिपोर्ट देख रहा था तो उसी वक्त मुझे प्रकाश सिंह बादल जी का टेलीफोन आ गया। जी जी, आपने इस पे चर्चा पहले भी की हाँ, थी। बादल जी ने कहा जी तो आप हमारे मित्र हैं, फिर भी आप हमको दुखी कर। मैं क्या हुआ? कहते प्रोक्योरमेंट करनी है, अनाज हमने लेना, हमारे गोदाम खाली करो और यहाँ से उठाओ, भारत सरकार उठाए। तो मैंने कहा कि एक तरफ तो भंडार भरे पड़े हैं और दूसरी तरफ 5 करोड़ लोग रात को भूखे भूखते। सच मुझे नींद नहीं आने लगी। मैंने कहा कुछ करना चाहिए। मैंने कुछ अच्छे अधिकारियों को बैठाया और एक अंत्योदय अन्न योजना बनाई और उस योजना को लेकर हम कैबिनेट में गए कि हम उस वक्त जितने, पता नहीं उस वक्त 5 या 7 करोड़ लोग, इनको हमने सस्ता अनाज देना है। आज भी जो 5 रुपये मिलता है वो उस वक्त ज़्यादा शुरू हुई होने। जी। दुर्भाग्य मेरा ये हुआ कि उस वक्त यशवंत सिन्हा जी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे और वो बचत के लिए विशेष कर रहे थे। सरकार के खर्चे बहुत होते हैं, बचत करनी चाहिए। तो इस नाम से कैबिनेट में मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं हुआ, हालांकि सबने सपोर्ट किया मुझे। इस पर चर्चा भी जब हुई थी तो कहा गया था कि ये फाइनेंशियली देश को बहुत ख़राब करेगा। तो खैर नहीं हो, सारा हुआ। तो उसके बाद अटल जी सहमत थे, सब लोग सहमत थे, लेकिन
कहीं से किसी अखबार में खबर लग गई कि शांता कुमार गरीबों के लिए एक बहुत बड़ी योजना लेकर आ रहा है, यशवंत सिन्हा विरोध कर रहे हैं, और वो व्यक्तिगत रूप से वो 3 बार कैबिनेट में आया, 3 बार वो विफल रहा। हाँ, लेकिन मैंने कहा अटल जी इसको रिजेक्ट मत करिए, डेफर करिए ताकि दोबारा विचार हो सके। कुछ दिन के बाद मैं बैठा हुआ था तो अखबार पढ़ रहा था, काला हांडी में भूखमरी से 20 लोग मर गए। जी जी। आंखों में आंसू आ गए, एकदम समझ लिया। अटल जी के पास चला गया, अटल जी को कहा कि अटल जी ये देखिए। अटल जी देखें, मुझे देखें। मैं कहा अटल जी क्षमा करना, मुझे आप और अपना आप अपराधी लग रहा है, मुल्ज़म। कहते क्यों? कि अनाज के भंडार भरे पड़े हैं और भूख से लोग मर गए, अपराधी नहीं तो हम क्या है? जी। अटल जी चुप। मैं कहा अटल जी अगर मेरी योजना स्वीकार हो गई होती ये लोग न मरते। अटल जी चुप, आंखों में पानी, चुप। उसके कुछ दिन के बाद ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू हो रही थी जी। और मैंने फिर एकदम मैं कहा अटल जी क्या ही अच्छा हो आपके जन्मदिन पर मेरी योजना भी शुरू हो जाए। अटल जी चुप। थोड़ी देर को ठीक है शुरू कर दो अपने अंदाज में। मैंने कहा था यशवंत सिन्हा जी को कह दो। अच्छा जी। उन्हें टेलीफोन उठाया और कहा यशवंत सिन्हा जी फ़ोन मिला कर वो शांता कुमार की योजना भी 25 दिसंबर को शुरू होगी। ये स्वामी विवेकानंद का प्रभाव जी मेरे जीवन पर, गीता विवेकानंद का जी। क्योंकि स्वामी विवेकानंद विश्व में इस प्रकार के पहले व्यक्ति सन्यासी स्वामी हैं और कोई नहीं है जिन्होंने घर बार परिवार छोड़ दिया मोक्ष के लिए, भगवान के लिए। कन्याकुमारी की शिला पर खड़े होकर कहा हे प्रभु नहीं चाहिए मुझे मोक्ष जब तक मेरे देश का प्रत्येक व्यक्ति भर पेट भोजन नहीं कर लेता। मैं बार बार जन्म लूँ और मातृभूमि की सेवा करूँ। वो मेरे जीवन का आदर्श था जी। और उसी के कारण मैंने अंत्योदय योजना, मुझे पीड़ा हुई सारी और योजना शुरू की। और मैं बड़ा सौभाग्य समझता हूँ अपना कि ईश्वर ने ये काम शुरू करने के लिए मुझको निमित्त बनाया। आपने अभी विवेकानंद जी के बारे में कहा और आपने कहा कि आप उनको अपना सिद्धांत मानते हैं और उन्हें कौन नहीं अपना सिद्धांत मानेगा। विश्व गुरु की उन्होंने छाप छोड़ी है, भारत का भ्रमण किया उन्होंने, अलग अलग राज्य को देखा, लोगों को समझा, शिक्षा को समझा। यही नहीं, भारत के बाहर यूएसए में भी जब लोगों ने उन्हें जानना चाहा, मन से जानना चाहा कि अरे ये व्यक्ति कौन है जो इस तरह की बातें कर रहा है, वहाँ पर लोग तो उन्हें सुनने के लिए इतने खुश थे। उस समय जब उनका भाषण यूएसए में सुना गया था तो लोग तो इतने खुश हुए थे। ये तो लोगों के प्रति और इंसानियत की सोच खोलने वाला इंसान है। मतलब अध्यात्म की तरफ एक ऐसी पहल और अध्यात्म की तरफ एक ऐसा मतलब रुख उनका था कि उन्होंने देश को और दुनिया को ऐसी ऐसी बातें सिखा कर चले गए कि आज भी जिस तरह से आप उनकी बातों की चर्चा कर रहे हैं तो वही उस पर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि विवेकानंद जी की शिक्षाओं का और उनकी जीवनी का आपके ऊपर कितना असर पड़ा। मेरे जीवन का आदर्श हो ही रहे हैं जी। मेरे जीवन में जब भी कोई समस्या आई है जी, ये करूं कि ना करूं, जी, तो मैंने आंखें बंद की हैं, गीता विवेकानंद को सामने रखकर ज़िंदगी के बड़े बड़े कड़े कठिन निर्णय करने से पहले मैंने गीता और स्वामी जी को सामने रखकर निर्णय किए। जी। वो आज तक मैं ये कहा करता हूँ कि मैंने स्वामी विवेकानंद को पढ़ा था, स्वामी विवेकानंद के जीवन पर पुस्तक लिखी थी और स्वामी विवेकानंद जी को जीवन में जीने का प्रयत्न जीवन के अंतिम क्षण तक करता रहा। बात करना चाहेंगे ज़िंदगी के बारे में, क्योंकि ये किस्से कहानियाँ हैं और किस्से कहानियों में हम बात करते हैं उन विषयों पर जहाँ पर हम लोगों को भी सिखा सकें और ख़ुद भी आपसे सीख सकें, क्योंकि आपकी जर्नी इस तरह की जर्नी रही है जो लोगों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है। क्योंकि ईमानदार छवि का एक ऐसा नेता जो हिमाचल में सिर्फ एक ही है, ऐसा नहीं कि ईमानदार और नेता नहीं रहे, पर जिस तरह की मिसालें दी जाती है वो सिर्फ अभी तक एक ही है, शांता कुमार जी। आपने इवन इस तरह की छवि भी छोड़ी कि आपने अपनी सरकार तक पर सवाल उठा दिए जब आपको लगा कि भ्रष्ट है। तो इसी ज़िंदगी के सफ़र में हम आपसे जानना चाहेंगे कि सर ज़िंदगी क्या है? जिंदगी एक पहेली है जी, लेकिन मनुष्य जन्म भगवान की सर्वोत्कृष्ट कृति है। जी,
लाखों लाखों जीव जंतु उल्टे सीधे वे, लेकिन ये मनुष्य जन्म जो भगवान का है ये सबसे बढ़िया कृति ये है। तो इसको जब हम प्राप्त करते हैं तो इसको सार्थक करने की जिम्मेदारी हमारी है। तो उस ज़िंदगी को करने के लिए मैं तो समझता हूँ कि मैं जीवन के अंतिम मोड़ पर हूँ जी। लेकिन मैं दुनिया के सबसे प्रसन्न व्यक्तियों में से हूँ, क्योंकि मैंने अपना जीवन जी भर जिया है। वो अटल जी की कविता की जो 4 पंक्ति है ना, मैं भी वही कि जी भर जिया मन से मरूं, लौट के आऊँगा कूच से क्यों डरूं। जी। तो मैं जी भर जिया हूँ और उसमें मेरा जो आदर्श है उसके कारण मुझे कितने कितने लाभ हुए, मैं कितनी कठिन परीक्षाओं में सफल हुआ, वो मेरे जीवन की सारी कहानी है। जी जी। देखिए जैसे गीता है, मेरे एक मित्र मिले 25-30 वर्ष के बाद स्कूल में पढ़े हुए, तो जो यहाँ मिले वो मुझे देखें मैं उनको देखूं, मैं उनको देखूं झुर्रियाँ पड़ी हुई पीठ झुकी, वो मुझे कहे तो पहले सबसे पहले यार ये बता ये स्वास्थ्य का रहस्य क्या है तेरा, हैं तू इतना जवान है आज भी। मैंने कहा योग, ध्यान और गीता। कहले बाकी तो जब गीता नहीं समझ आई, गीता का क्या मतलब? उनका देख गीता में कहा है मनुष्य का अधिकार केवल कर्म में है जी, और फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। और मैंने कहा इसकी व्याख्या बहुत लोगों ने की है, लेकिन ओशो ने बहुत अच्छी व्याख्या की। ओशो ने कहा इसका मतलब यह है कि तुम तो कर्म करो, फिर जो मिलता है ना उसको भगवान का प्रसाद समझ कर हंसते गाते स्वीकार करो। हार मिलती है तो भी गीत गाते स्वीकार करो। मैंने कहा मैंने यही किया है अपनी ज़िंदगी के अंदर। कहते क्या मतलब तेरा? मैं कहता तुझे मतलब सुन रहा हूँ, तुम्हें पता है कि 19 महीने जेल में था। मैं क्या जो ही पकड़े गए इमरजेंसी में जेल गए तो जेल में पहुँचे नहान में, तो अरे क्यों पकड़े गए? और जेल में पहला रिवाज ये जो भी कोई याद दिया था, साहब क्या किया है, कितने लोगों को मार के आए हो, कितने देर रहना है यहाँ? तो हम कहते थे यार हमने तो कुछ नहीं किया। तो हमारे एक मित्र थे, उन दोनों शेर सुनाते थे, गुनहगारों में शामिल हूँ, गुनाहों से नहीं वाकिफ़ जी, सज़ा तो जानता हूँ मैं, खता जाने खुदा क्या है। जी जी। तो हमारी हालत ये थी। लेकिन मैंने कहा कि 5-7 दिन परेशान रहने के बाद एकदम मुझे गीता याद आई और मैंने किसी से रिक्वेस्ट की, बाहर से गीता मंगवाई और गीता पढ़ी। और फिर राधा रमन शास्त्री और बाकी लोग थे, मैंने कहा देखो भाई हमारा अधिकार कर्तव्य में था, हमने कोई बुरा काम नहीं किया, फल तो भगवान ने देना है। मैंने कहा हे प्रभु अगर तेरी इच्छा ये है कि हमको जेल में रहना तो हमें स्वीकार है तेरी इच्छा जी, और हम तेरी इच्छा को हंसते गाते हुए स्वीकार करेंगे। परिणाम ये हुआ कि 19 महीने का जेल जीवन हमारे लिए आश्रय बन गया। हंसते गाते नाचते योग करते हमने वहाँ बिताए। और मैंने पूरा वेदांत पढ़ा, ओशो पढ़ा, विवेकानंद को दोबारा पढ़ा और 3 पुस्तकें लिखी जी। ये परिवर्तन क्यों हुआ? गीता के उस चीज़ ने, क्योंकि कहते हैं जब दृष्टि बदलती है तो सृष्टि बदल जाती है जी, नज़र बदलती है तो नज़ारा बदल जाता है। जेलों से लोग दुखी होकर के निकले, बीमार होकर निकले, कुछ लोग मर गए बेचारे, और नाहन जेल से हम लगभग सभी लोग और मैं स्वस्थ होकर के निकला, बहुत अधिक पढ़ करके निकला और 3 पुस्तकें लिख करके निकला। कारण गीता। गीता पर ही हम एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। ये सवाल आज के युवाओं के लिए बहुत अहमियत रखता है। जैसा कि आपने देखा है कि भगवान कृष्ण ने कहा कि कर्म करिए और फल की इच्छा मत रखिए। तो इसी पर हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आज का जो दौर चल रहा है वहाँ पर आज का युवा इस तरह का हो चुका है कि वो कर्म तो कर रहा है, यानी एक पौधा तो लगा रहा है, पर उस पौधे को अगले दिन जाकर फिर चेक कर लेता है उखाड़ के कि अरे इसकी जड़ें बढ़ी या नहीं बढ़ी। जबकि उसका अर्थ ये हुआ कि आप पानी डालते जाइए, कब वो बढ़ेगा कब नहीं बढ़ेगा वो उस पर निर्धारित है। और एकदम से चीज़ों को करना मतलब जल्दी से चीज़ों में सक्सेस हो जाना, ये आज का एक दौर बन चुका है कि मुझे जल्दी चीज़ें चाहिए। तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि कृष्ण भगवान ने भी कहा ना कि कर्म करिए फल की इच्छा मत रखिए।
देखिए उसमें तो जीवन का व्यवहारिक फल मेरे हाथ में है ही नहीं, तो मैं व्यर्थ क्यों परेशान हो रहा हूँ। मैं कर्तव्य करता जाऊँ, मैं अपना कर्तव्य करता जाऊँ, फल मिलेगा, समय पर मिलेगा जब मिलना है। तो आज के युवा की सबसे बड़ी समस्या है कि आज की नई पीढ़ी तो संस्कार विहीन हो गई। तो आज के युवा को ये विचार कर लेना चाहिए कि हम कर्म करते जाएं, और कर्म करते जाएंगे तो फल तो कभी न कभी, लेकिन फल की आशा ना रखे और फल की आशा से कर्म ना करे। जो मेरा कर्तव्य है वो कर्तव्य मैं करता चला जाऊं, सफलता मिले कुछ ही मिले, और जो भी मिले उसको हंस से पूर्वक स्वीकार करो। देखिए यही गीता का प्रभाव था कि मैंने जब मुख्यमंत्री से त्याग पत्र दिया था जी, हमें वो किस्सा तो बहुत चर्चित है सर। सर उस किस्से के बारे में हम आपसे अभी ज़रूर जानना चाहेंगे। आपने कहा कि कर्म करिए फल की इच्छा मत रखिए, आपने युवाओं के लिए एक बहुत अच्छा संदेश दिया, पर उस किस्से के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि जहाँ पर आज का दौर ये है कि हमने एक लाइन पढ़ी थी सर, बहुत अच्छी लाइन है, हम आपसे भी शेयर ज़रूर करना चाहेंगे। इन पॉलिटिक्स बीइंग डिसीव्ड इज़ नो एक्सक्यूज़। मतलब राजनीति में धोखाधड़ी कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब ये स्वाभाविक है। तो उसी पर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जहाँ पर लोग सत्ता के लालच में, पावर के नशे में चूर ये लोग रातों रात राजनीति पलट देते हैं, वहाँ पर आपने इतनी बड़ी पोजीशन यानी मुख्यमंत्री की पोजीशन को हंसते हंसते त्याग दिया। मतलब हंसते हंसते एकदम चले गए आप, माना कि मतलब गीता को आपने जाना है, गीता को पढ़ा है, गीता को हम भी सुनते हैं, हम भी जानते हैं, पर कई बार फिर भी परिस्थितियों में फंस जाते हैं कि यार क्या किया जाए यहाँ पर आपने मतलब खुद से इस्तीफ़ा दिया और उसके बाद जुगनू फिल्म देखने आप चले गए अपनी वाइफ के साथ। तो वहाँ पर ऐसा नहीं था कि दिमाग में आ रहा था यार मुख्यमंत्री की पद पर था, इस्तीफ़ा दे दिया और फिल्म देख रहा हूँ, तो फिल्म पर ध्यान था या मतलब वहाँ कहीं कुछ था कि? देखिए ऐसा था कि मैं मुख्यमंत्री था जी, लेकिन दिल्ली में हालात बदल गए थे, कांग्रेस आ गई थी, तो एकदम दल बदल हो रहा था। तो दल बदल हो रहा था, दल बदल होने के कारण हमारे लोग भी, क्योंकि उस वक्त की जो जनता पार्टी थी वो तो एक चू चू का मुरब्बा था, उसमें कुछ सिद्धांतवादी लोग थे नहीं। 54 विधायकों में जनसंघ के हमारे केवल 14 लोग थे जी, बाकी इधर उधर के पकड़े हुए लोग थे। तो एकदम छलांग मारने लगे, मरने लगे, तो हम अल्पमत में होने लगे। तो एक दिन हमारे एक मित्र आज इस दुनिया में नहीं है, वो एक बहुत बड़े धनवान व्यक्ति को लेकर के आए, कह लगे इन्होंने 8 लोगों का प्रबंध किया है एमएलए, और आज हमारी कमी 2 या 3 की सिर्फ है। लंबी बातचीत होने लगी। तो लंबी बातचीत होने के बाद मैंने कहा कि देखिए, वो कहने लगे ज़्यादा चिंता नहीं, 5-5 लाख रुपए मेरा सौदा हो गया और अधिक मांगे तो अधिक भी मैं दे दूंगा। तो मैंने कहा नहीं, तो कमाल है यार, सरकार नहीं बचानी जी। और वो भी हैरान हो गए। 2 लोग मेरे मित्र उनको लाए थे, कह रहे मैंने कहा सरकार बचानी है, इस तरीके से नहीं बचाई। तो लंबी बात की, मैं कहा देखिए मैं ऐसा नहीं करूँगा। कह रहे क्यों? तो मेरे मुँह से शब्द निकल गए, क्योंकि मैं जिंदा मांस का व्यापारी नहीं हूँ जी। मैंने कहा देखिए मैं तो सिद्धांत की राजनीति करता हूँ। जनसंघ हमारा दीनदयाल उपाध्याय भाई, हमने निर्णय किया है कि हमने सिद्धांत की राजनीति करनी है, बेईमानी की राजनीति हमको नहीं करनी है। तो मैं तो ये नहीं करूँगा। बहुत हैरान हुए, परेशान हुए। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, और दुखी होकर के चले गए। और दूसरे दिन मैं अल्पमत में हो गया। अल्पमत में वो तो सीधा आ गया कि गवर्नर उनको त्यागपत्र दे। उस वक्त गवर्नर एक मुसलमान थे, अमीरुद्दौला खान जी। आपका उनसे काफ़ी अच्छा संबंध था और हमने सुना इसके बारे में कि वो आपसे खुद भी कहा करते थे कि मतलब हमने पहली बार एक मतलब ब्राह्मण हिंदू को देखा जो हमारे घर खाना खाता है और संघ का होकर भी हमारे साथ इतना घुला मिला हुआ है। मुझे भैरव सिंह शेखावत जी ने बताया था, वो उनको जानते थे कि जो ही मैं मुख्यमंत्री बना तो लोगों ने कहा देखिए मुसलमान अब यहाँ पर राज्यपाल बर्दाश्त नहीं करेंगे तो आप तो बिस्तर बांध लो। लेकिन धीरे धीरे मेरे उनके साथ संबंध बड़े अच्छे आए और फिर हमारा एक दूसरे के घर में आना जाना खाना, अच्छे पारिवारिक संबंध उनके साथ हमारे रहे।
तो अल्पमत में हो गया। तो मैंने उनको कहा नवाब साहब चाय तैयार करिए, मैं आ रहा हूँ। कहते कैसे मैंने कहा चाय पीनी है, वहाँ बताऊँगा आपको कैसे। या मैं खैर मैंने त्याग पत्र दे दिया। और जो ही मैं वापस आया तो पत्र का शोर बच गया था। जी, सब लोग तो पत्रकार सारे इकट्ठे हो गए। कहते क्या दिया है? मैं कहा दिया है। अब क्या करो रहा हूँ? मैं कहा सिनेमा देखने जा रहा हूँ। कहता है मजाक तो मत करो। मैंने कहा वो देखो टिकटें ला के, तो टिकटें लेकर आई थी। तो मैंने कहा मेरे साथ कुछ चलना तो चलो, मैं तो सिनेमा देख रहा हूँ। कहते क्यों? कहते इसलिए कि मैं तो अपना कर्तव्य पालन कर दिया, अब जो भी है मुझे कोई चिंता नहीं, मैं आनंद करूँगा। मैं गया, जुगनू पिक्चर देखी, बड़े आराम से रहा। उस वक्त मेरे मन में एक ही ख्याल था कि मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। अंदर से तूने कोई गलत नहीं किया, मैंने गलत नहीं किया। उसके बाद जो है उसको मुझे हंसते खेलते स्वीकार करना है। तो हंसते खेलते स्वीकार करने का यही है कि त्याग पत्र देकर सिनेमा देखना है। जी जी जी। तो जुगनू फिल्म का वो गाना याद है, तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोना? हाँ, सब कुछ याद है। जी, उसी तरह से आपने भी राजनीति का पीछा नहीं छोड़ा। और मतलब दूसरे दिन जब अखबार में खबर लगी तो मुझे अडवाणी जी का फ़ोन है। कहते हैं मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। कौन सी पिक्चर थी? मैंने कहा जुगनू लगी थी। जी जी। तो हाँ, ये किस्सा काफ़ी चर्चित है अडवाणी जी का। जब आप जुगनू फिल्म देखने गए थे, आपने भी उन्हें कहा कि ज़रूर देखिएगा। इस किस्से पर क्या क्या बातचीत हुई थी आपकी कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की पोस्ट को छोड़ देना और एकदम खुशी खुशी माहौल से विवेकानंद की उस सोच के साथ कि क्या रखा है मतलब चीज़ों में, जो छूट गया उसको आप नहीं थाम सकते हो, ज़बरदस्ती नहीं पकड़ सकते हो। और जिस तरह से आपने कहा कि जिंदा मांस का व्यापार मुझे नहीं पसंद, तो आप एक सिद्धांतों की राजनीति करना चाह रहे थे। जब आपकी उनसे बातचीत हुई तो क्या क्या चर्चा हुई? थोड़ा ऐसा है कि जनता पार्टी में उस वक़्त जो हम भाजपा के लोग थे, संघ के लोग थे, उनका यही था कि जनता पार्टी में भले ही रहेंगे लेकिन मूल्यों की राजनीति करेंगे। जी आज तो बहुत कुछ बदल गया, जी। देखो उस वक़्त यही था। तो उस वक़्त उनको भी यही लगता था कि हाँ मूल्यों की राजनीति करनी है तो आपको ये करना चाहिए। तो सबने अप्रिशिएट किया था मुझे। उस वक़्त मुझे इस बारे में किसी ने मना नहीं किया था। और मुझे मेरे जो जनसंघ के किसी नेता ने ये नहीं कहा था कि जैसे तैसे करके सरकार बचाओ। जी। तो क्योंकि उस वक़्त देखिए हमारा आदर्श क्या था, हमारे नेता ये कहा करते थे, अटल जी कहा करते थे, हम सरकार बनाने के लिए नहीं आए, हम समाज बनाने के लिए आए। हम सरकार बदलने के लिए नहीं आए, हम समाज बदलने के लिए। और अगर समाज बदलना है तो ईमानदारी की राजनीति चाहिए। देखिए क्या सुंदर शब्द है, वो कहते थे बेईमानी की राजनीति से सरकारें बनती रहेंगी, समाज नहीं बदलेगा, समाज नहीं बदलेगा। समाज बदलने के लिए ईमानदारी की राजनीति चाहिए। तो वो तो हमारा सिद्धांत था। और मैं गीता विवेकानंद, इस कारण हमारे सभी नेता वही करते थे जो मैंने किया। लेकिन कोई नेता सिनेमा देखने नहीं गया था। सिनेमा देखने मैं ही गया, क्योंकि जी विवेकानंद, गीता मेरे जीवन का आदर्श थे। जी। बात कर रहे हैं सिनेमा के बारे में। अब हम बात करना चाहेंगे उस 19 साल के लड़के की जब पठानकोट सत्याग्रह अपने उफान पर था और आपको घर से आपकी सिस्टर की जैसे बात हो रही थी कि यहाँ आसपास सब्जियाँ या टमाटर इजीली उतने अच्छे से नहीं अवेलेबल है, भैया आप टमाटर लेते आइएगा अगर आप मार्केट जा रहे हो। पर आप आरएसएस की तरफ इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड थे, आप आरएसएस की तरफ इतने ज़्यादा आरएसएस से जुड़े हुए थे कि उस सत्याग्रह की तरफ आपकी नज़र पहले गई। तो उस 19 साल के लड़के को सत्याग्रह के दौरान किस जेल में ले जाया गया था, हिसार जेल या पठानकोट जेल? देखिए ऐसा था कि मैं स्कूल से घर आया शनिवार के दिन और सोमवार को वापस जाना था मैंने। तो सोमवार को मैं जा रहा था तो परिवार को तो ये लगा कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, लेकिन मैं सत्याग्रह करने जा रहा था। तो मेरी बहन पुष्पा आज वो स्टडी में नहीं है, वो बीमार थी थोड़ी। तो बीमार थी तो कहती है भैया मुझे वैद्य ने कहा कि टमाटर वगैरह खाओ, टमाटर यहाँ मिलते नहीं, तो आप जब आओगे तो अगले बार जब आओगे तो टमाटर लेकर आना। मैं कहा मैं टमाटर लेकर आऊँगा। तो जो ही घर से गया मैं कहा देखो बहन टमाटर कह रही थी मैं तो सत्याग्रह कर जाऊँ। तो आया पठानकोट में सत्याग्रह कर गया। और आपको बताऊँ जब मैं 8 महीने के बाद वापस आया था तो मेरी बहन को याद था, आते कहने लगे भैया टमाटर। और
लेकिन फिर बहन मेरे गले लग गई, सब लगे, तो उसको याद था। देखिए, जीवन के अंदर मुझे आदर्श से जीना है, ये कितना इतना इतना जुनून था, इतना जुनून था कि उसके सामने परिवार ये कुछ भी मेरे सामने नहीं था। तो मैं इसीलिए उस प्रकार की परीक्षा की घड़ियों में भी अपने कर्तव्य का पालन कर सका। आप इमोशनली कर देते हैं सर हम एक्चुअली, मतलब इतना इमोशनल अभी हम हो जाते हैं ना जब आपके किस्सों पर हम जब चर्चा करते हैं। इसी किस्सों से कुछ बनकर ये कहानियाँ बनेगी जो लोगों को प्रेरणा देगी। अब हम चर्चा करेंगे आपकी किताबों के बारे में, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो जेल भी गया, जेल में भी रहकर किताबों पर स्टडी की, दूसरों की किताबों को भी पढ़ा, गीता को भी पढ़ा, विवेकानंद जी को भी पढ़ा और 17 किताबें लिख डाली। राजनीति की शतरंज के बारे में थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे। मैं 77 में मुख्यमंत्री बना, 2.5 साल मुख्यमंत्री रहा, तो मुझे कई प्रकार के अनुभव हुए, कई प्रकार के अनुभव हुए। तो फिर क्योंकि मैं लेखक था तो बाद में मन में आया कि मुझे इन अनुभवों के बारे में कोई लिखना चाहिए। जी। तो मैंने फिर लिखना शुरू किया, और जब मेरे बारे में पता लगा कि मैं लिख रहा हूँ, तो मुझे याद है अटल जी के साथ मेरी बड़ी निकट की बातचीत होती थी। मैंने कहा अटल जी 2.5 साल में ये सारा उनसे बातचीत करता था और मैं वो सारा लिख रहा हूँ। कहते नहीं, लिख तो लोग, छापना नहीं। क्यों? कहते देखो, इस पुस्तक की बातें तुम उस वक़्त के अपने मित्रों के बारे में लिखोगे तो ये तो जीवन के अंतिम समय पर से लिखी जाती हैं, तो प्रकाशन प्राप्त करना, लिख छोड़ना। मैंने जब लिख लिया, सारा लिख लिया, तो धीरे धीरे मेरे मन में आया कि छापना चाहिए। और मैंने मन में एक और बात आई कि मैं केवल राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं लेखक भी हूँ, और लेखक का कर्तव्य है कि उससे जो देखा है, जो सहा है, वो समाज को बताए। जी। तो यह मेरा ये कहता, तो मैंने वही सारा सोच करके उसको प्रकाशित किया। तो उसमें मेरे 2.5 वर्ष के सारे अनुभव हैं, किस प्रकार से प्रशासन चलता है, क्या होता है, मुझे क्या पढ़ना पड़ा, क्या, और वो इतना रोचक हुआ, बहुत पढ़ा गया चारों तरफ वो राजनीति की शतरंज से। उसका बताऊं, उसके बाद जब दोबारा ही मुख्यमंत्री बना तो मैंने कहा मैंने जीवन के अनुभव तो लिखे हैं, लेकिन बहुत कुछ रह गया जो मैं संस्मरण के तौर पर नहीं लिख सका। तो मन में विचार आया कि इस सब कुछ को एक उपन्यास के बारे में लिखना चाहिए। उस उपन्यास में मैंने वो जो अनुभव थे सारे, जिनको मैं राजनीति की शतर में नहीं लिख सका था, उनको उस उपन्यास के अंदर मैं लिखा। एक बड़ा उपन्यास जो है, वो बड़ा उपन्यास पुस्तक या सूची दिखा दो, पता, हाँ। तो उस उपन्यास के अंदर मैंने अपने जीवन के सारे अनुभव लिखे, और मैंने कहा कि ये इमानत है समाज की, मैं अपने पास नहीं रख सकता। एक लेखक के रूप में पॉलिटिशियन तो रख सकता है, लेकिन लेखक नहीं रख सकता। इसलिए मैंने अटल जी को भी कहा था जब भी पुस्तक में, अटल जी, लेखक के नाते मुझे लगा कि मेरा कर्तव्य है, ये समाज की इमानत है जो मेरे पास है, ये मुझे समाज को देनी थी। तो दीवार के उस पार क्या है, ये आपकी एक किताब है, और थोड़ा ऐसे ही जानना ही चाहेंगे कि ये दीवार किस तरह की थी, क्योंकि जब हम शब्दों को लिखते हैं और शब्दों को जब समझते हैं तो शब्दों की परिभाषाएं कई तरह से निकल कर आती है। तो इस दीवार के उस पार क्या है, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। देखिए, ये पुस्तक पहले छपी थी, एक मुख्यमंत्री की जेल डायरी। अच्छा। हाँ, अंग्रेजी में भी छपी थी, मुख्यमंत्री की जेल डायरी की बहुत प्रचारित हुई। दीवार के उस पार जो आपने चेंज किया, जैसे आपने कहा कि पहले हम मुख्यमंत्री जेल डायरी लिख रहे थे, भगत सिंह की जेल डायरी भी है, तो यूँ तो नहीं कि आपने सोचा कि हाँ जेल डायरी तो ऑलरेडी भगत सिंह के लिख चुके हैं। शेर सिंह राणा की भी एक जेल डायरी है, जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगा था फूलन देवी जी को मारने का, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, क्योंकि आप एक इस तरह के व्यक्ति हैं जो किताबों से बहुत संबंध रखते हैं। तो यूँ तो नहीं कि आपने उन चीज़ों को सोचकर भी इसमें थोड़ा बदलाव करने की कोशिश की? थोड़ा सा बदलाव हुआ है। मैंने कहा कि केवल जेल डायरी नहीं है, ये दीवार की उस पार क्या होता है, तो इसलिए मैंने उसका नाम बदल दिया। तो उसमें मैंने कहा दीवार के पार, अर्थात जेल की दीवार के अंदर क्या होता है, क्योंकि मैंने अपना जेल जीवन की जो सारे अनुभव थे, उन अनुभवों को उसमें लिखा है। तो उन अनुभवों को लिखने के कारण वो दीवार का मतलब है जेल। जी।
जेल के अंदर की ज़िंदगी क्या है उसको मैंने बताने की कोशिश की है। आपने देश को बदलने के लिए, राज्य को बदलने के लिए इतनी सारी चीज़ें की जो सराहनीय है, जिसके लिए हम आपको हमेशा नमस्कार करना चाहेंगे और आपसे बहुत कुछ हमें सीखने को मिला। बहुत धन्यवाद। पाठकों सर। को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत धन्यवाद। जी, शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बहुत बढ़िया।